हेलो एवरीवन, बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कंटेंट में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर, एंजाइम्स, वेक्टर्स, टेक्निक, एप्लीकेशन एंड समरीज। तो इन सारे हेडिंग्स या इन सारे मेन हेडिंग्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक को डील करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मेनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस की वह स्ट्रीम है या फिर साइंस का वह शाखा है बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीन का मैनिपुलेशन करते हैं। जीन का क्या किया जाता है? मेनली जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है। और जीन का मैनिपुलेशन कहने का मतलब क्या? जीन में आवश्यक, जीन या फिर कह सकते हैं डीएनए में आवश्यक हेर फेर, ठीक है, आवश्यक हेर फेर या काट छांट, ठीक है, काट छांट, जिसको हम लोग बोलेंगे काट छांट। तो मेनली क्या किया जाता है डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है, डीएनए में आप बोल सकते हो या जीन में बोल सकते हो, इनमें मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन मीन्स मैनिपुलेशन भी किस तरीके का, ठीक है, जो एसेंशियल सीक्वेंस हैं या डिज़ायर्ड जीन हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत ही अच्छी है, उनको क्या करना, ठीक है, उनको और बेहतर करना। और जो भी फॉल्टी जीन है, ठीक है, फॉल्टी जीन आप बोल सकते हो, या जिसमें म्यूटेटेड जीन है, म्यूटेटेड जीन, इन सभी जीन को क्या करना, चेंज करना, अल्टर करना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, जीन में आवश्यक मैनिपुलेशन किया जाता है। और इस मैनिपुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, क्या करना, लाइफ स्टॉक का या फिर लाइफ फॉर्म का क्या, और इम्प्रूवमेंट, लाइफ फॉर्म का इम्प्रूवमेंट, ठीक है, या फिर जो कैरेक्टर्स अभी वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में हैं, उनको क्या करना, उनमें और एडवांसमेंट करना, क्या करना, और एडवांसमेंट करना। और एडवांसमेंट किस पर्पस के लिए, ठीक है, एडवांसमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या करना, साइंस के जीन में, जेनेटिक्स में या फिर डीएनए में आवश्यक हेर फेर करना, जिससे हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिज्म मिले, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के प्रोडक्ट मिले, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ देखते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए को क्या कर रहे हैं, अलग अलग सोर्स से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग एनिमल से, एंड केमिकली ज्वाइंट टुगेदर। और इन डीएनए को फिर क्या करना है, केमिकली ज्वाइन कराना है। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल, डीएनए कंप्राइजिंग एन एनिमल जीन मे बी रिकम्बाइंड विथ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया। हो क्या रहा है यहाँ पर, हम मेनली क्या कर रहे हैं कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, मोर ओवर आप क्या याद रखोगे, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज। तो सपोज अगर हम लोग यहाँ बात करें, एक ऑर्गेनिज्म ए क्या है, एक एनिमल है, ठीक है, एनिमल के जीन, और बी क्या है, बी एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का जीन को भी हमने क्या किया, आइसोलेट किया, एनिमल के जीन को भी क्या किया, आइसोलेट किया, ठीक है। अब आइसोलेट तो कर लिया, आइसोलेट करने के बाद इनको क्या करना है, ठीक है, ज्वाइन कराना है, इन दोनों को ज्वाइन कराना है, कट कराना होता है फिर ज्वाइनिंग, तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, अभी आप ओवरव्यू देखिए। फिर ये दोनों डीएनए को क्या करना है, ज्वाइन कराना है, किसका, बैक्टीरिया का डीएनए को भी और एनिमल्स के डीएनए। अब दोनों डीएनए इस तरह से ज्वाइन होंगे और ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बोल रहे हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का क्या है, दोनों का है डीएनए, इसमें क्या है, कंबाइन है, इसलिए इसको डीएनए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर क्या किया जाता है, फिर किसी सुटेबल होस्ट में क्या किया जाता है, सुटेबल होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक है,
अलग अलग पर्पस के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन होता है किसका, डीएनए फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन होता है, जिसको हम लोग 2 पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आइदर क्लोनिंग या फिर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं कि ये पर्पस क्लोनिंग पर्पस के लिए और क्या कहते हैं आपका एक्सप्रेशन पर्पस के लिए इस डीएनए को फर्दर यूज़ किया जा सकता है, जिस डीएनए को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा है या बनाया है। अब आगे देखते हैं डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिस्कवरी, अलग अलग क्या देखेंगे, डिस्कवरी। ठीक है, अलग अलग डिस्कवरीज देखेंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला डिस्कवरी यहाँ पर देखिए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक इन 1953। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कब, 1953 में किसने, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया था, डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज करने के बाद, ठीक है, डीएनए का जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर डीएनए का कहना चाहिए प्रॉपर्टीज़ को समझने में क्या हुई, आसानी हुई। और इसमें, ठीक है, ये एक बड़ा, क्या कहना चाहिए, एक बड़ा ही क्रिटिकल समय था, बहुत ही, ठीक, एडवांस समय था कहना चाहिए, एडवांसमेंट समय किसके लिए, डीएनए के लिए, क्योंकि इसी समय डीएनए के स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ इन सारे में क्या हुआ, इन सारे का स्टडीज़ हुआ और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। उसके बाद देखते हैं हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज इन 1967। डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम को आइसोलेट किया गया 1967 में। नेक्स्ट इवेंट में क्या हुआ, आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन 1970। ठीक है, 1970 में क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया गया। इसी क्रम में पालबर्ग जनरेटेड आर डीएनए टेक्नोलॉजी इन 1972। ठीक है, तो पालबर्ग ने 1972 में, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को क्या किया था, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जनरेट किया था। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को क्या किया था, इंट्रोड्यूस कर रहा था, कौन, पालबर्ग ने। फर्दर आगे देखते हैं, कोहेन और बोयर, ये 2 साइंटिस्ट थे। 1973 प्रोड्यूस्ड फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर कैपेबल ऑफ बीइंग रेप्लिकेटेड विथ इन अ बैक्टीरियल होस्ट। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कोहेन एंड बोयर ने 1973 में एक प्लाज्मिड बनाया। ठीक है, एक प्लाज्मिड बनाया और ये प्लाज्मिड क्या, इस प्लाज्मिड को जब उन्होंने बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कराया तो इन्होंने देखा कि ये अपना नंबर क्या कर रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, रेप्लिकेट कर पा रहा था। तो 1973 में इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल प्लाज्मिड को डेवलप किया जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल्फ रेप्लिकेट या फिर आसानी से रेप्लिकेट कर रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं गोल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या गोल हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या गोल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ देखिए, टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज अ जीन। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद डीएनए से ही हम लोग जीन को आइसोलेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन को। और जीन को आइसोलेट करके इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ये पर्टिकुलर जीन बियर कर रही है, कौन से स्पेशल प्रॉपर्टीज़ या फिर कह सकते हैं कैरेक्टर को ये बियर कर रही है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेकेंड, टू मेक डिज़ायर्ड अल्टरेशन इन वन आर मोर आइसोलेटेड जीन। तो जो भी आइसोलेटेड जीन है, ठीक है, जो आइसोलेटेड जीन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डिज़ायर्ड के अनुसार, ठीक है, अपने डिज़ायर या अपनी इच्छा अनुसार क्या कर रहे हैं, उसमें अल्टरेशन कर रहे हैं। अल्टरेशन मीन्स चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चेंज कर रहे हैं, जिस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम चाहते हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टीज़ को अगर रिमूव करना है, कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को रिमूव करना है या उसमें कुछ एडवांसमेंट करना है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर जीन को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो पूरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, इन सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू रिटर्न अल्टर्ड जीन टू लिविंग सेल।
और अब ठीक है इसी जीन को बाहर में हमने आइसोलेट किया, जीन को उसमें चेंजेस किए, जो भी मॉडिफिकेशन करना था वो मॉडिफिकेशन किए, और मॉडिफिकेशन करने के बाद ठीक है जीन में मॉडिफिकेशन करने के बाद जीन को वापस से किस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वापस से लिविंग सेल्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि ठीक है इस जीन का एक्सप्रेशन क्या हो, बेहतर हो, इसका एक्सप्रेशन क्या हो और बेहतर हो। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड न्यू जीन, तो आर्टिफिशियल तरीके से ठीक है जीन आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर रहे हैं, न्यू जीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। और न्यू जीन का सिंथेसिस कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ वी सिंथेसिस न्यू जीन, तो न्यू जीन का सिंथेसिस हम लोग कर रहे हैं क्या करके, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज करके, ठीक है, क्योंकि जीन क्या मेनली किससे बना होगा, ATGC सीक्वेंस से ही बना होगा, ATGC इसी सब सीक्वेंस से मिलकर बना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस कर रहे हैं इन्हीं सीक्वेंस को, और न्यू जीन का क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो कि हमारे डिज़ायर्ड या फिर यूजफुल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोम क्या होता है, व्हाट इज़ द जीनोम, ठीक है, जीनोम क्या होता है, तो जीनोम मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटायर जेनेटिक मटेरियल, या आप कह सकते हैं टोटल जेनेटिक मेकअप, क्या टोटल जेनेटिक मेकअप क्या कहलाता है, टोटल जेनेटिक मेकअप ही क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है, ठीक है। अब ये जीनोम क्या हो सकता है, ठीक है, टोटल जेनेटिक मेकअप को बोल दिए तो मतलब अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, सारे DNA और ठीक है न्यूक्लियर DNA तीनों को मिला देंगे तो वो जीनोम कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमंस में जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी और ठीक है क्या बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA और न्यूक्लियर DNA, तो सभी को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, जीनोम। तो जीनोम में भी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। प्लांट्स में क्रोमोसोम का सेट को भी अल्टर कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, प्लांट में, और एनिमल्स में जीन को चेंज करके उसके एक्सप्रेशन पैटर्न को चेंज करके, या फिर जीन के बहुत सारे हिस्से को चेंज करके क्या किया जाता है, पूरी तरह से ठीक है जीनोम को अल्टरनेट या फिर चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द हेरिडेटरी डिसीज़ एंड डियर क्योर, तो हेरिडेटरी डिसीज़ अपन किसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, सपोज़ ये पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट से अगर कोई डिसीज, पेरेंट इसके क्या हुए, इसके क्या होंगे और ये ऑफस्प्रिंग हुए, फिर इनके भी क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, इनके ऑफस्प्रिंग हुए, इनके ऑफस्प्रिंग हुए, दोनों के क्या हुए यहाँ ऑफस्प्रिंग हुए। तो अगर कोई जेनेटिक डिसीज़ है इस पेरेंट को, ठीक है, P1 को अगर जेनेटिक डिसीज़ है तो वो किस में जाएगा, P2 में भी जाएगा, ठीक है, और P3 जनरेशन मतलब यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ये जेनेटिक डिसीज़ है तो ये तीनों जनरेशन में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर रहे हैं कि ये जो जेनेटिक डिसीज़ है इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, आसानी से तो नहीं पर इनको क्योर कर किया जा सकता है। क्योर कैसे किया जा सकता है, जैसे अगर फादर को जेनेटिक डिसीज़ है तो हमें पता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, तो इसके एंटीसिपेशन का, ठीक है, इसके क्या एंटीसिपेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर बचाव और मोर ओवर क्योर करने का तरीका अब हम लोग क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि अर्ली स्टेज में ही, ठीक है, अर्ली स्टेज में ही क्या किया जाए, अर्ली स्टेज में ही डिसीज़ की जो भी सीवियरिटी है, सीवियरिटी इसको बोलते हैं कि कितना ये खतरनाक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवियरिटी। तो डिसीज़ की सीवियरिटी को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाए और उससे बचने का, ठीक है, उससे बचने का क्या ढूंढा जाए, उपाय ढूंढा जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से कर सकते हैं अगर हमें पता रहेगी तब। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूविंग ह्यूमन जीनोम, हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जीनोम को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन जीनोम को क्या करने की कोशिश की जा रही है, ह्यूमन जीनोम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, मतलब जो टोटल सेट ऑफ जीन है, जीनोम है, उसको क्या चेंजेस करके इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये गोल्स हैं किसके, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के, ये बहुत सारे क्या हैं गोल हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है,
प्रोसीजर ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, इनको हम लोग यहाँ डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट प्रोसीजर में क्या, हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। तो डीएनए आइसोलेट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए अलग मेथडोलॉजी यूज़ की जाती हैं और उन्हीं मेथड्स का यूज़ करके डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, डीएनए को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, या मोर ओवर आप बोल सकते हो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर प्लांट से हम लोग आइसोलेट करना चाह रहे हैं तब प्लांट से नहीं, या फिर एनिमल से हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं तो एनिमल से। तो अलग अलग सोर्सेज से सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, फिर पर्टिकुलर जीन को या फिर डीएनए को सेलेक्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, कटिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए को क्या किया जाता है, ठीक है, स्मॉल साइज में कट किया जाता है। ठीक है, और ये कट किसके थ्रू किया जाता है, कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। किसको, इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को, ठीक है, ये डीएनए को क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट पर, कहाँ पर, स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। ठीक है, कहीं भी डीएनए को कट नहीं करेंगे, केवल और केवल स्पेसिफिक साइट को करते हैं। अलग अलग टाइप के भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मेनली यहाँ पर टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है। टाइप 1 टाइप का होता है, टाइप 2 होते हैं। ठीक है, आगे अगर होगा डिटेल में तो मैं बताऊंगा आपको, जो कि नहीं दिया गया है तो मैं यहीं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ किया जाता है। और क्यों टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ किया जाता है, तो इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है, ये इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस और क्लीवेज ऑलमोस्ट नियर होता है, या फिर जहाँ ये रिकॉग्नाइज करते हैं वहीं पर ये कट करते हैं। सपोज़ ये डीएनए है, हमें यहाँ पर कट कराना है तो ये यहीं पर इसी रीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और यहीं पर कट करेंगे। ठीक है, इसके डाउनस्ट्रीम या फिर इसके अपस्ट्रीम में कट नहीं करते हैं। तो इसलिए टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए को हमने क्या कर लिया, ठीक है, ये आइसोलेट कर लिया, ये डीएनए है, आइसोलेट करने के बाद ठीक है कट कर लिया, कट किससे, आरई से कट कर लिया, तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया। अब ठीक है, सेम ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए, इसको भी क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। अब इनको क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। तो ज्वाइन कराने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, डीएनए को ज्वाइन कराया जाता है, डीएनए को ज्वाइन कराया जाएगा। और ज्वाइनिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ किया जाता है किसके लिए, ज्वाइनिंग पर्पस के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ किया जाता है, ताकि डीएनए को क्या किया जा सके, डीएनए को लाइगेट किया जा सके। और इस डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक, तो ये दो डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स हाफ डीएनए इसका और हाफ डीएनए इसका, इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ से बन जाते हैं। अब यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, इस डीएनए को एम्प्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, इसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र या इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, क्या किया जाता है यहाँ पर,
होस्ट सेल में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इसको अगर यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करने लगते हैं और अपना कॉपी नंबर इंक्रीज़ करते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन मीन्स, ठीक है, इन कॉपी नंबर बढ़ना, ठीक है, कॉपी नंबर में इंक्रीज़ होना ही क्या कहला रहा है, एम्प्लीफिकेशन कहला रहा है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं एक एक स्टेप को बहुत ही डिटेल से। तो फर्स्ट स्टेप है डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो डीएनए को अलग अलग मेथोडोलॉजी से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ देखिए, सेल आर लाइज्ड यूजिंग डिटर्जेंट दैट डिसरप्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर डिटर्जेंट यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है, डिटर्जेंट, मेनली डीएनए आइसोलेशन के लिए, ठीक है। ट्रिटॉन एक्स या फिर आपका कहना चाहिए ट्रिटॉन एक्स, और एक डिटर्जेंट होता है जिसको सी टैब बोलते हैं, ठीक है, सी टैब, ये डिटर्जेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, चूँकि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनएम, और यहाँ पर हमारा डीएनए है। तो अगर हमें डीएनए को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट क्या करता है, ठीक है, डिटर्जेंट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को क्या करता है, दोनों को ब्रेक कर देता है। और जैसे ही दोनों ब्रेक हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सॉल्यूशन में क्या आ जाता है, हमारा डीएनए आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सेल कंटेंट्स आर ट्रीटेड विथ प्रोटीएज टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन एंड आरएनएस टू डिस्ट्रॉय आरएनएस। तो ये पूरा का पूरा, ठीक है, इस ट्यूब में क्या आ चुका है, इस तरह से सेल वगैरह आ चुके हैं। अब चूंकि सेल में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सारी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर, तो और हमारा डिज़ायर्ड क्या है, हमारा डिज़ायर्ड है यहाँ पर क्या डिज़ायर्ड है, हमको, हमें डीएनए चाहिए। जबकि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें अभी, ठीक है, आरएनए भी है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। तो अपने को क्या करना है, अपने को केवल और केवल डीएनए चाहिए। तो आरएनए को हटाने के लिए यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम आरएनए को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, और प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम यूज़ किया जाता है। और प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है या फिर प्रोटीन को क्लीव कर देता है। तो इस तरह से सॉल्यूशन में केवल क्या बचता है, अब डीएनए बचा हुआ है। इस स्टेप में देखिए, सेल डेब्रिज इज पेलेटेड इन सेंट्रीफ्यूज, द सुपरनेटेंट कंटेनिंग द डीएनए इज ट्रांसफर टू क्लीन ट्यूब। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होता है, जो भी सेल डेब्रिज होते हैं वो नीचे इस तरह से बैठ जाते हैं, ठीक है, और सुपरनेटेंट ऊपर में रहता है। और इसी सुपरनेटेंट में क्या रहता है, हमारा डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले इस सुपरनेटेंट को क्या करते हैं, माइक्रोपिपेट की सहायता से दूसरे ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और फिर एथेनॉल से, ठीक है, एथेनॉल से या एल्कोहल से क्या कराते हैं, इसको प्रिसिपिटेट कराते हैं। तो यहाँ देखिए, द डीएनए इज प्रिसिपिटेटेड विथ एथेनॉल, इट फॉर्म्स विस्कस स्ट्रैंड दैट कैन बी स्पूल्ड ऑन ग्लास रॉड। तो इस तरह से हमारा डीएनए क्या होता है, हमें मिल जाता है, इस तरह से ट्यूब में डीएनए हमारा मिल जाता है, ठीक है। अब डीएनए क्या हो चुका है, डीएनए आइसोलेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको कट कराना है, ठीक है। तो कट कराने के लिए मैं फिर से बताया कि कटिंग ऑफ डीएनए को कट कराने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए कैन बी कट इनटू लार्ज फ्रेगमेंट बाय मैकेनिकल शेयरिंग। तो मैकेनिकल शेयरिंग प्रोसेस, अगर हम लोग मैकेनिकली डीएनए को कट कराने की कोशिश करते हैं तो डीएनए क्या होता है, लार्ज फ्रेगमेंट में ब्रेक होता है, बड़े बड़े फ्रेगमेंट में टूट जाता है। तो बड़े बड़े फ्रेगमेंट हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द सीजर ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो हम क्या करते हैं, कट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मेनली ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं। अब दो तरीके से कौन कौन, तो याद रखना, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एक तो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन
एक्सोन्यूक्लियस, आपको पता होना चाहिए एक्सोन्यूक्लियस। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पे कट करते हैं, डीएनए को बीच में कट करते हैं, ठीक है। यहाँ ये डीएनए है तो ये यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। वहीं एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, किनारे की ओर कट करते हैं, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, किनारे पे कट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में भी अलग अलग फिर टाइप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में भी क्या होते हैं, फिर अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से, टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। तो मेनली इस क्लास के टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि, ठीक है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपन डीएनए को कट कर रहे हैं, डीएनए को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उस सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमको क्या करना है, प्लाज्मिड को भी कट ओपन करना है। किसको, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को क्या करना है, कट ओपन करना है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉम्पेटिबिलिटी सेम होना चाहिए। अब ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ देखिए, स्पेशल क्लास ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। मींस ये क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्नाइज करके उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। कहीं भी कट नहीं करेंगे। फंड इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है और बैक्टीरिया से आइसोलेट करके फर्दर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। साइट स्पेसिफिक क्लीव डीएनए मॉलिक्यूल ओनली एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो स्पेसिफिक साइट पर, कहीं पर भी नहीं, जहाँ पर इनको पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेंगे वहीं पर ये रिकॉग्नाइज करेंगे और वहाँ पर ये क्या करेंगे, कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज डीएनए बेस्ड सीक्वेंस दैट आर पैलिंड्रोम, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, पैलिंड्रोम सीक्वेंस होना चाहिए। कैसा, पैलिंड्रोम। और पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, मीन्स सामने से, ठीक है, आप अगर इस साइड से रीड कर रहे हो 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन से, अगर इधर से इधर रीड कर रहे हो, तो ये इधर से अगर इधर रीड कर रहे हो, तब भी दोनों तरफ से रीडिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सेम कैसे, सपोज ATGC, तो इधर से भी क्या, ATGC, तो ये सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस इस तरह से होना चाहिए, इधर से भी ATGC, इधर से भी ATGC। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या किया जाता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, की दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर वे सेम हो, तो उसको क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। और इसी तरह के पैलिंड्रोम सीक्वेंस को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में स्टैगर्ड कट विथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस फॉर इजी सर्कुलाइजेशन। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो तरह से डीएनए को कट कर सकते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड, और एक को बोलते हैं हम लोग ब्लंट एंड, ठीक है। दो तरीके से कट कर सकती है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लंट एंड, और एक होता है स्टिकी एंड। स्टिकी मतलब चिपकन, स्टिकी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, स्टैगर्ड। स्टिकी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, ठीक है। इसको स्टैगर्ड बोला जाता है, स्टैगर्ड कट, ठीक है। तो ब्लंट कट और स्टैगर्ड कट क्या होता है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये डीएनए है, ठीक है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क किया है, काम किया, क्लीव किया है, तो ये स्टिकी एंड, स्टिकी एंड मतलब, ठीक है, इस तरह से स्टिकी एंड को ही कोहेसिव एंड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कोहेसिव एंड मतलब ये जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ठीक है, यहाँ से कट हुआ है और यहाँ से, और ये दोनों क्या कर सकते हैं, अगर दोनों को वापस सामने लाया जाए तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं ऊपर में और समझा रहा हूँ। अगर ये डीएनए है, यहाँ पर ये डीएनए है, अगर इसमें कट लगता है तो दो तरीके से, फर्स्ट स्टिकी एंड, तो स्टिकी एंड में क्या होगा, इस तरह से एंड, ठीक है, इस तरह से कट लगेंगे ताकि ये रीजन और ये रीजन आपस में जुड़ जाएं,
और वहीं ब्लंट एंड में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कट लगेगा ताकि ये दोनों रीजन जुड़ नहीं पाते हैं। तो स्टिकी एंड क्या होते हैं, स्टिकी एंड ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका एक एंड बन गया है, एक एंड, और इस तरह से दूसरा एंड। तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने में जुड़ सकते हैं यहाँ से। ओके, तो इस तरह से दो कट हो गए, स्टिकी एंड कट और ब्लंट एंड कट। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। अब ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को क्या करना है, ज्वाइन कराना है। और कहाँ पर, वेक्टर से ज्वाइन कराना है। किससे, वेक्टर। इससे पहले अब वेक्टर क्या होता है देखते हैं इधर, अगर वेक्टर के बारे में, ठीक है, वेक्टर के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। तीन चीज़ पढ़ चुके हैं, डीएनए फॉर डीएनए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेक्टर के बारे में मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या होता है वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मेन तो डीएनए सीक्वेंस ही होता है। क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस ही होता है। और वेक्टर का काम क्या होता है, वेक्टर जो डीएनए हमारा, जो फॉरेन डीएनए है या डिज़ायर्ड डीएनए है, ठीक है, इसी डीएनए को कहाँ ले जाता है, इसको होस्ट सेल में, ठीक है, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कराता है। तो ये कैरियर की तरह, वेक्टर किस तरह काम करता है, वेक्टर कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। कैरियर क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, कैरियर, ठीक है। कैरियर क्या करेगा, जिस डीएनए को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है। मेनली वेक्टर अलग अलग टाइप से होते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक है, कोजमिड, ठीक है। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वेक्टर एक डीएनए फ्रेगमेंट ही होता है। तो अगर ये डीएनए है, ठीक है, अगर ये डीएनए है ए एनिमल बी एनिमल, इसका डीएनए हम लोग आइसोलेट कर लिए, ये रहा, ठीक है। तो अब इस डीएनए को हमें क्या करना है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लाना पड़ेगा इसको। तो इसलिए हम लोग वेक्टर से डीएनए को इस तरह से जोड़ते हैं, और ये वेक्टर क्या करता है, हमारा जो डीएनए होता है उसको होस्ट सेल तक ले जाता है। अब ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अब जो डीएनए को ज्वाइन कैसे कराना है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसी प्लाज्मिड से, ठीक है, प्लाज्मिड से क्या करना है, प्लाज्मिड में डीएनए को ज्वाइन कराना है, डीएनए को क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। अब चूंकि डीएनए को ज्वाइन कराना है किसमें, इसी प्लाज्मिड में, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, प्लाज्मिड में क्या होनी चाहिए, क्लीवेज साइट होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते होंगे प्लाज्मिड में क्या है, क्लीवेज साइट है, ठीक है। तो प्लाज्मिड कुछ नहीं, डीएनए ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में, ठीक है। बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, और इसी प्लाज्मिड को हम लोग एज अ कैरियर की तरह यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हमने क्या किया, प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। अब प्लाज्मिड में क्या है, प्लाज्मिड को हम लोग एज अ वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्लीवेज साइट है, ठीक है। क्या है, क्लीवेज साइट है। और क्लीवेज साइट किसके लिए है, क्लीवेज साइट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। तो हमने क्या किया, वेक्टर को पहले क्लीव बाई इको R1 एंडोन्यूक्लियस, तो सबसे पहले इको R1 एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव कराया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे स्टिकी एंड जनरेट हुआ है, ठीक है। अब सेम जो हमारा फॉरेन डीएनए है, तो जिस डीएनए को हमें क्या करना है, क्लोन करना है, ठीक है, उसको भी हमने क्या किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया, ठीक है। यहाँ देखो इको R1 एंडोन्यूक्लियस, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या किए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके इस डीएनए को कट कराए। और जैसे ही हम लोग कट कराए तो क्या हुआ, ये भी स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों डीएनए को हमने क्या कराया, मिक्स कराया,
ठीक है, मिक्स किया, और मिक्स किया उसके बाद क्या अप्लाई कर दिया, डीएनए लाइगेज एंजाइम। और डीएनए लाइगेज एंजाइम इन्हीं के बीच में, ठीक है, जो गैप बचा था उस गैप को क्या किया, फिल किया, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, किसका, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया कि इसके बीच में, इन्हीं दोनों डीएनए के बीच में, और ये दोनों डीएनए आपस में क्या हो गए, इस तरह से लाइगेट हो गए। क्या हो गए, लाइगेट हो गए, या इसी को बोलते हैं दोनों डीएनए आपस में जुड़ गए। तो इस तरह से डीएनए का क्या हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। अब इस डीएनए को, ठीक है, अब ये जो डीएनए ज्वाइन हो चुका है, काइमेरा, ठीक है, प्लाज्मिड काइमेरा दिख रहा होगा। काइमेरा किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हों, ठीक है, काइमेरा, यहाँ देख रहे होंगे काइमेरा, ठीक है। काइमेरा नॉर्मली आप माउस को देखते हैं तो माउस में क्या रहता है, ठीक है, माउस ब्लैक कलर का होगा, फिर भूरे भूरे स्पॉट्स पाए जाएंगे, तो इस तरह के माउस को क्या बोलेंगे, काइमेरा, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ भी क्या है, काइमेरा है, मतलब एक क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है, मतलब फॉरेन डीएनए भी है, और प्लाज्मिड, तो ये क्या है, ये भी एक हाइब्रिड है। तो इसको हम लोग भी क्या बोल रहे हैं, काइमेरा। अब इसको क्या करना है, हमें होस्ट सेल में पहुँचाना है। क्या करना है, होस्ट सेल में पहुँचाना है। तो होस्ट सेल, सबसे पहले होस्ट सेल क्या होता है ये जान लेते हैं। होस्ट सेल क्या होता है, तो वह सेल, ठीक है, वह सेल जिसमें हम क्या करते हैं, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराते हैं, वह क्या कहलाता है, होस्ट सेल कहलाता है। क्लियर है, वह सेल जिसमें हम लोग अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो सेल होस्ट सेल कहलाता है। और डीएनए को, ठीक है, इस तरह से डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ तक पहुँचाना, होस्ट सेल में पहुँचाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल होस्ट स्टेट, तो हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेनली हम लोग अभी बात कर रहे हैं ई कोलाई सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। द सेल आर ट्रीटेड विथ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सेल को क्या किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है। अब कैल्शियम क्लोराइड से क्यों ट्रीट किया जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड से इसलिए ट्रीट किया जाता है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम डाईवेलेंट कैटायन होता है, और डीएनए में कैसा होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज, मैं अभी बताऊंगा आगे इसका यूज़। देन डीएनए इज एडेड, उसके बाद डीएनए को ऐड किया जाता है। सेल आर हीट शॉक्ड एट 42 डिग्री, उसके बाद सेल को हीट शॉक दिया जाता है। डीएनए गोज इनटू सेल बाय सम वाट अननोन मैकेनिज्म, और इस तरह से डीएनए कहाँ चला जाता है, डीएनए होस्ट सेल में चला जाता है। वंस इन सेल द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड, एक बार डीएनए सेल के अंदर चला जाता है तो फिर वहाँ पर वो क्या करने लगता है, रेप्लिकेट करने लगता है। व्हेन द सेल डिवाइड्स द रेप्लिकेटेड रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल गो टू बोथ डॉटर सेल विच देमसेल्फ विल डिवाइड लेटर, दस द डीएनए इज एम्पलीफाइड। तो अब क्या, सेल के अंदर डीएनए पहुंच गया है, अब डीएनए क्या, होस्ट की मशीनरी का यूज़ करके जो डीएनए चला गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है, और सारे सेल्स में क्या होते हैं, इसके, ठीक है, क्लोन बनते हैं, इसके कॉपी नंबर इंक्रीज होते हैं। मैं इसको ब्रीफ में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको डायग्राम के फॉर्म में, तो यहाँ ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको कहाँ हो करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, कहाँ पर, होस्ट सेल, और ये क्या है, अभी ई कोलाई है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसमें इसको पहुँचा दिया, इस तरह से ई कोलाई सेल में डीएनए को इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट, कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट किया जाता है। और कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट क्यों, कैल्शियम डाईवेलेंट कैटायन होता है, सभी को पता है, कैल्शियम में 2 चार्ज होते हैं और डीएनए में नेगेटिव चार्ज। तो कैल्शियम क्या करता है, डीएनए से बाइंड कर लेता है, और इसको, ठीक है, एक कैसे, यहाँ पे देखना, ये सेल मेम्ब्रेन का जो चार्ज होता है वो भी नेगेटिव होता है, डीएनए भी क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कैल्शियम क्या होता है, डाईवेलेंट, तो अगर कैल्शियम यहाँ है, कैल्शियम प्लस प्लस है, तो एक प्लस कहाँ, इस डीएनए के साथ बाइंड करता है, और दूसरा इस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज से। तो इस तरह से ये डीएनए क्या करता है, इससे बाइंड कर जाता है, इस तरह से इसके सरफेस पर डीएनए क्या होता है, आकर जुड़ जाता है। अब हम लोग हीट शॉक देते हैं तो क्या होता है, इसका सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बीच बीच में पोर उत्पन्न हो जाता है, इस तरह से पोर, ठीक है, इस तरह से कहना चाहिए कि पोर उत्पन्न हो जाता है, किसमें, ई कोलाई में। तो जब ऐसा पोर उत्पन्न हो जाता है तो डीएनए क्या करता है, इसी पोर के थ्रू अंदर चला जाता है। उसके बाद हम लोग हीट शॉक देना बंद कर देते हैं, तो ये जो पोर क्रिएट हुए हैं वो पोर भी क्या होते हैं, अब बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए किसके अंतर्गत आ जाता है, डीएनए आ जाता है किसके अंतर्गत, ये किसके अंदर, ये ई कोलाई सेल के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस हो गया है, ठीक है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी की चीज़ें। 1 मिनट, हाँ, यहाँ तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ, एम्पलीफाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। तो यहाँ पर एक बार फिर देखिए, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। ये टारगेट साइट है रेस्ट्रिक्शन फॉरेन डीएनए का, यहाँ इस डीएनए, इसी डीएनए, ठीक है, इसी रीजन को हमको क्या करना है, अपनी इस प्लाज्मिड में क्लोन करना है, इसी में क्या क्लोन करना है, या बोल सकते हैं इसी प्लाज्मिड में ऐड करना है, इंसर्ट करना है, मेनली बोलेंगे हम लोग इंसर्ट करना है। तो हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किया, यूज़ किया, तो इस तरह से कट लग गए, ब्रेक, ठीक है, फ्रेगमेंट जनरेट हो गए। अब इस इंसर्ट को वेक्टर में हमने क्या किया, इस फ्रेगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट करा दिया, और इंसर्ट करा कर क्या यूज़ किया, लाइगेज एंजाइम, और जैसे ही लाइगेज एंजाइम यूज़ किए, ये वेक्टर में क्या हुआ, इस तरह से इंसर्ट हो गया। अब इस वेक्टर को हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, तो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, या देख रहे होगे बैक्टीरियल सेल में इसको हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो ये देखो, ये वेक्टर कहाँ आ चुका है, ठीक है, इसके अंदर आ चुका है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब कई राउंड ऑफ सेल डिवीज़न होगा, चूँकि बैक्टीरिया सेल डिवीज़न करता है, तो सेल डिवीज़न के साथ साथ इसका भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि ये होस्ट का जो मशीनरी होता है, उसी मशीनरी को यूज़ करके क्या करता है, अपना कॉपी नंबर इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारे इसके कॉपी नंबर बन चुके हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉपी नंबर बन रहे हैं, और इसी एम्प्लीफाइड डीएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो, ठीक है, क्लोनिंग के लिए, या फिर किसके लिए, एक्सप्रेशन के लिए। तो ये सारे पर्पस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट फिनिश करते हैं।